Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Today, I will discuss CCS Leave Rules 1972, Rule 8 to 15. It is Super MCQ 2. In this part, I will discuss 10 MCQs. You know that leave rules, it is very important one for different exam in central government department and in also state government department. So my friends, please subscribe my channel Asit Government Tool Guru AZRG. Let's compete. So please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. And 10 MCQs also I have framed according to the latest pattern of question, whatever questions nowadays are coming. So definitely the session would be interesting one, but with patience, actually you listen the video, you get complete information from rule 8 to 15. If you want to follow my Facebook page also, you follow me Asit Government Tool Guru, same. Please follow my Facebook page so that systematically you can get video links of different videos, right? Next one, my WhatsApp number, it is 8327782034. If any queries there, you can contact with me. And also you can join my Telegram channel. Also link is there. It is t.me/BAP82034. Also you can join it. So now I am going to start Super MCQ 2 related to the CCS Leave Rules 1972 explanation with 10 MCQs. You see rule 8. First part already I have discussed, rule 1 to 7. Rule 8, it is regulation of claim to leave, right? Rule number is important one. Regulation of claim to leave. A government servant's claim to leave is regulated by the rules in force at the time the leave is applied for and granted. आप लीव अप्लाई किया और आपको जो लीव आपका ग्रांट हुआ, तो उसी से एक्चुअली क्या है, आप बेसिकली जो रूल्स एक्चुअली उसी से स्टार्ट होता है. आप लीव एक्चुअली अप्लाई किया, यू हैव अप्लाइड फॉर लीव एंड ऑल्सो लीव इज ग्रांटेड, देन बेसिकली स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड, राइट? सो इज अ वेरी कॉमन थिंग, रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव. आपका लीव ड्यू है सर्विस बुक में, तो आप क्लेम कर सकते हो एंड उसके वजह से आपका वो ग्रांट होगा, ठीक है? मगर आपको याद रहना है कि लीव एक राइट नहीं है. कभी कभी एक्सीजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में आपका लीव ग्रांट हुआ है, मगर आपको वो रिवोक कर दिया जाएगा, क्योंकि सपोज कुछ एक्सीजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको पब्लिक को हेल्प करोगे, इसके वजह से जो लीव अथॉरिटी है वो रिवोक कर सकता है आपका लीव को कैंसिल कर सकता है, मगर वो ओनली इमरजेंसी एक्सीजेंसी टाइम में, ठीक है? नेक्स्ट वन, रूल 9, इफेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑन लीव एट क्रेडिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका लीव ड्यू है, आपका जो सर्विस बुक में इसमें लीव ड्यू है, मगर जब आपको डिसमिसल कर दिया जाता है, कि आपको जॉब से रिमूव कर दिया जाता है, कि आप सिंपली रेजिग्नेशन देकर जा रहे हो, तो उसमें क्या है, जो भी लीव आपका क्रेडिट है सर्विस बुक में वो सीज हो जाता है. ओके, वो आपको क्लेम नहीं कर सकते, वो लैप्स सब हो जाता है, ठीक है? उससे रिलेटेड है. फर्स्ट पॉइंट ये है, एनी क्लेम, देखिए जो रेड मार्क है वो क्वेश्चन है, एनी क्लेम टू लीव टू द क्रेडिट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट who is dismissed or removed or who resigns from government service. देखिए सपोज कोई मेजर पेनल्टी आपके ऊपर लगा और आपको डिसमिस कर दिया गया, जॉब से रिमूव कर दिया गया, कि आप ऐसे रिजाइन कर दिए, तो उस केस में जो भी लीव ड्यू है, जो भी लीव क्रेडिट है आपका सर्विस बुक में, वो सब सीज हो जाएगा, वो सब लैप्स हो जाएगा, ठीक है? तो आप वो लीव को आप क्लेम नहीं कर सकते, राइट? ये है सीजेस. देखिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, सीजेस फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसमिसल, रिमूवल, रेजिग्नेशन. जिस डेट से आपको डिसमिस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया और आप रेजिग्नेशन दे दिए, तो इमीडिएटली वो जो भी लीव क्रेडिट था, ओके, वो सब लैप्स हो जाएगा, ठीक है?
आप वो लीव को क्लेम नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी, where a government servant applies for another post under the government of India but outside his parent office or department, and if such application is forwarded through proper channel and the applicant is required to resign his post before taking up the new one। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज प्रॉपर चैनल में आप अदर डिपार्टमेंट में, आउटसाइड ऑफ योर डिपार्टमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड ऑफ द डिपार्टमेंट में आप अप्लाई जॉब किया मगर प्रॉपर चैनल से किया, और आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जा रहे हो अदर डिपार्टमेंट को। सपोज आपका सिलेक्शन हो गया, आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप अदर डिपार्टमेंट को जा रहे हो, तो उस केस में आपका जो लीव क्रेडिट है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे डायरेक्ट डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट डिपार्टमेंट से आप ऑटोनोमस डिपार्टमेंट को जा रहे हो, तो इस केस में कभी कभी क्या है, आपका जो टेक्निकल रेजिग्नेशन आप प्रॉपर चैनल में अप्लाई किया, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी में कोई पोस्ट था, आप सपोज अप्लाई किया, उस केस में क्या है, यहां पर देखिए, सपोज अभी आप ऑटोनोमस डिपार्टमेंट से आप आ रहे हो डायरेक्ट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस डिपार्टमेंट से, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आप प्रॉपर चैनल में आप एप्लीकेशन डाला था, अभी आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आ रहे हो, ठीक है, यहां पर आरो मार्क दे दिया, इट मींस ऑटोनोमस से आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट को आ रहे हो टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर। तो यदि आपका जो भी लीव है वो क्रेडिट होकर है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा डायरेक्ट डिपार्टमेंट को। यदि कभी कभी क्या है, ऑटोनोमस से जब डायरेक्ट को जा रहे हो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो भी आपका ईएल है और एचपीएल है, तो उस केस में बेसिकली ईएल के लिए मिले, ये एचपीएल नहीं मिलेगा, ईएल लैप्स हो जाएगा, ईएल जितना है उसका 50% आपको एनकैशमेंट हो जाएगा यदि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, याद रखिए, ठीक है। तो वही है, आप इसको याद रखिए, जब आप ऑटोनोमस डिपार्टमेंट से डायरेक्ट डिपार्टमेंट जा रहे हो, ठीक है, इस केस में क्या है, प्रॉपर चैनल में आप अप्लाई किया था, टेक्निकल रेजिग्नेशन आप देकर जा रहे हो, तो इस केस में आपका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, मगर रूल में क्या है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वहां पर आपका जो ऑटोनोमस डिपार्टमेंट में आपका खत्म हो जाता है। कभी कभी ऑटोनोमस डिपार्टमेंट सब जब डायरेक्ट जाते हो, डायरेक्ट डिपार्टमेंट उसको रिसीव नहीं करता है कि आपका वहां पर ही खत्म हो गया, यहाँ पर फिर आपका जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जॉब न्यू से शुरू होगा। तो ये जब मामला आ जाता है, तब जो आपका एचपीएल जो क्रेडिट है उसमें कोई इनकैशमेंट नहीं होगा, मगर ईएल जितना है उसका 50% ईएल वो इनकैशमेंट होगा। मगर यहां पर टेक्निकल रेजिग्नेशन प्रॉपर चैनल में अप्लाई किया, टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जा रहे हो, वही पॉइंट यहां पर बोला है कि इस केस में बेसिकली यदि आप प्रॉपर चैनल में अप्लाई किया और टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर अदर डिपार्टमेंट को जा रहे हो, जो भी लीव क्रेडिट है वो लैप्स नहीं होगा, शैल नॉट रिजल्ट इन द लैप्स ऑफ द लीव, आपका लीव यहां पर लैप्स नहीं होगा। मगर डायरेक्टली आप इमीडिएट रेजिग्नेशन देकर चले गए, सपोज आपका अदर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया, आप प्रॉपर चैनल में एप्लीकेशन नहीं डाले थे, यू हैव नॉट अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल, राइट, एंड सपोज यू गेट सिलेक्शन इन अदर डिपार्टमेंट एंड इमीडिएटली यू रिजाइन इट, तो ये केस में जब रिजाइन करके आप जा रहे हो, वो टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर चैनल में आप अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन आप नहीं दे सकते, ओनली आप रिजाइन करके चला गया, इस केस में जो भी लीव क्रेडिट है वो सब लैप्स हो जाएगा, आप याद रखिए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, प्रॉपर चैनल में अप्लाई किया, टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर अदर डिपार्टमेंट में आप जाओगे, तो आपका जो ओल्ड डिपार्टमेंट में जो लीव क्रेडिट है वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, a government servant who is dismissed or removed from service and is reinstated on appeal or revision। सपोज क्या है, आपको डिसमिस और रिमूव कर दिया गया, जैसे मेजर पेनल्टी आपके ऊपर लगा, मगर आप अपील की रिवीजन किया कि अपील हो गया, अपील से आपको अक्विट कर दिया गया, ठीक है। यदि आपको अक्विट कर दिया जाएगा तो जो पीरियड है, ठीक है, जो पीरियड है, जो गैप हो जाएगा, क्योंकि आपको डिसमिस कर दिया गया है, आपको जॉब से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, फिर आप अपील किया और फिर रिवीजन हुआ, तो उसमें आपको रीइंस्टेट कर दिया गया,
ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल देता हूं, सपोज आपको 16, ठीक है, 2024 इसी डेट में आपको डिसमिस और रिमूव कर दिया गया और फिर आपको रीइंस्टेट कर दिया गया। जैसे रीइंस्टेट आपको आपका हो गया सपोज 1, ठीक है, दिसंबर 2025 में आपका रीइंस्टेट हो गया। तो ये जो पीरियड है, इसके अंदर जो पीरियड है वो क्या होगा ना, जो लीव ड्यू है, ओके, आपका सर्विस बुक में जो लीव ड्यू है उसमें ये पीरियड को एडजस्ट किया जा सकता है। तो वो बेसिकली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो ऑर्डर में मेंशन करेगा। यदि ऑर्डर में मेंशन करता है कि ये जो गैप है, मेरा जो इमेजिनरी एग्जांपल, इसी डेट में आपको रिमूव और डिसमिस कर दिया गया 1 जून 2024, आपको रीइंस्टेट कर दिया गया 1 दिसंबर 2025, तो इसके अंदर जो पीरियड है वो क्या होगा। तो यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इसमें मेंशन करता है कि ये जो पीरियड है, ये पीरियड को उसका जो लीव ड्यू है वो पीरियड को लीव के आकार में डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो जो भी आपका लीव ड्यू है उसमें पीरियड को एडजस्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम, मगर इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द रिटन ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है। तो वही ये चीज है कि शैल बी एंटाइटल्ड टू काउंट फॉर लीव हिज सर्विस प्रायर टू डिसमिसल और रिमूवल एज द केस में भी, ठीक है। तो वो पीरियड को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यदि डिक्लेयर करता है कि वो पीरियड को लीव में एडजस्ट कर दिया जाए, लीव मींस जो लीव ड्यू है, सपोज आपका जो लीव क्रेडिट में है उससे एडजस्ट किया जा सकता है, मगर इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन, a government servant who having retired on compensation or invalid pension or gratuity is re-employed and allowed to count his past service for pension. सपोज आपको इनवैलिड पेंशन मिल रहा है, आप डिसेबल थे तो इसके बेसिस में आपको रिटायर कर दिया गया, फिर इनवैलिड पेंशन आपको मिल रहा है, अभी फिर आपका री एम्प्लॉयड हो गया, फिर आपका री एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो फिर री एम्प्लॉयमेंट जब हो जाएगा, आप ये मान रहे हो कि मेरा पास्ट सर्विस काउंट होगा फॉर पेंशन, आपका पास्ट सर्विस काउंट होगा फॉर पेंशन। इस केस में तो आपका जो भी शैल बी एंटाइटल्ड टू काउंट हिज फॉर्मर सर्विस टुवर्ड्स लीव, तो आपका फॉर्मर सर्विस जो है उसको भी काउंट किया जाएगा लीव के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। सपोज आप डिसेबिलिटी के वजह से आप रिटायर हो गए, रिटायर होने से आपको इनवैलिड पेंशन मिल रहा है, मगर फिर आपका रीएम्प्लॉयमेंट हो गया और आप चाह रहे हो कि मेरा पास सर्विस काउंट होगा पेंशन के लिए। यदि आपका पास सर्विस काउंट होगा, ठीक है, तब वो सर्विस भी लीव के लिए भी काउंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो अभी रूल 10 को चलेंगे। रूल 10 में कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है रूल 10 में। कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर, सपोज फॉर एग्जांपल आप ईएल लेकर चला गया, ठीक है, और आप आफ्टर अवेलिंग ईएल, सपोज ईएल आप 10 डेज लिया, ठीक है, तो आफ्टर अवेलिंग आप इस डेट में आकर ज्वाइन कर दिया। सपोज आप आकर इमेजिनरी एग्जाम्पल, सपोज 5 मार्च 2025 में आप आकर ज्वाइन किया आफ्टर अवेलिंग 10 डेज ऑफ ईएल, ठीक है। इसी डेट से 30 डेज के अंदर, इसी से 30 डेज के अंदर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो लीव अथॉरिटी को कि मेरा ईएल को सपोज एचपीएल में कन्वर्ट कर दिया जाए, मगर ये एक राइट नहीं है। ये जो कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर, ये एक राइट नहीं है, इट इज नॉट द राइट। मगर आप सपोज मेरा एग्जांपल में 10 डेज का ईएल लिया था, आफ्टर अवेलिंग ईएल आप 5 मार्च 2025 में आकर ज्वाइन कर रहे हो, और इसी से 30 डेज के अंदर, क्योंकि आप ज्वाइन किया 5 मार्च, तो इसी से 30 डेज के अंदर आप रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, कि मेरा जो एचपीएल जो मैं ईएल लिया था उसको एचपीएल में कन्वर्ट कर दिया जाए, कम्यूट कर दिया जाए। तो इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द लीव अथॉरिटी, वो कर सकता है, मगर ये राइट नहीं है कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि एक राइट नहीं है। यदि वो एचपीएल को कन्वर्ट होगा तो उसके हिसाब से
आपका लीव सैलरी एडजस्ट होगा, क्योंकि ईएल टाइम में आपको फुल लीव सैलरी मिला था, अभी एचपीएल तो होगा तो बेसिकली हाफ लीव सैलरी मिलेगा, तो वहां पर रिकवरी कर दिया जाएगा, हाफ लीव सैलरी आपसे रिकवरी कर दिया जाएगा। और ये हो सकता है कम्यूटेशन, मगर ये एम्प्लॉय का रिक्वेस्ट से होगा, ठीक है, एम्प्लॉय का रिक्वेस्ट से होगा, मगर एक राइट नहीं है, ठीक है। तो इसमें और एक मजा बात है, आपको याद रखना है। अच्छा, यदि मेरा एग्जाम्पल में जैसे मैं बोला ईएल को कम्यूट किया जाएगा एचपीएल में, मगर इसमें एचपीएल आपका खाते में होना चाहिए, एचपीएल आपका खाते में होना चाहिए, ठीक है। सपोज 10 डेज आप ईएल लिए थे, तो आप अभी उसको कन्वर्ट करना चाहते हो एचपीएल, तो एचपीएल भी 10 आपका खाते में होना चाहिए, आपका सर्विस बुक में 10 एचपीएल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, मगर इट इज नॉट ए राइट एंड इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द लीव अथॉरिटी वेदर ही एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट और नॉट, बट इट इज नॉट द राइट, बट ये हो सकता है। मगर एक मजा बात है, ये 30 डेज के अंदर अप्लाई करना है। अच्छा, 30 डेज जो काउंट करेंगे कब, कैसे करेंगे ना जी, आफ्टर अवेलिंग द लीव व्हेन यू अगेन यू ज्वाइन, तो ज्वाइनिंग से आप 30 डेज के अंदर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, द गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट क्लेम सच कम्यूटेशन एज ए मैटर ऑफ राइट। ये एक राइट नहीं है, कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर एक राइट नहीं है, ठीक है। और ये चीज को भी मैं क्लैरिफाई कर दिया कि 30 डेज के अंदर मैं क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। इसको भी मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं ऑलरेडी। आप जो कम्यूटेशन के लिए रिक्वेस्ट करोगे वो 30 डेज के अंदर होना चाहिए। जो लीव लिया था, लीव अवेल करने के बाद आप जिस डेट में आप ज्वाइन कर रहे हो उसी से आप 30 डेज काउंट कर लो, ठीक है। और उसके हिसाब से जैसे ये लीव सैलरी एडजस्टमेंट के ऊपर दे रहा है, जैसे आप ईएल 10 डेज आप लिए थे, आप करते हो मेरा ये कम्यूट होगा एचपीएल में, ठीक है, कम्यूट होगा एचपीएल में, ठीक है। तो ये जो 10 डेज का जो ईएल है उसमें 10 डेज का पूरा लीव सैलरी आपको मिला था, मगर एचपीएल में वो कन्वर्ट होगा तो वो एचपीएल में हाफ लीव सैलरी मिलता है। तो 10 डेज में तो फुल लीव सैलरी आप ले चुके हो, तो उसमें आपको रिकवरी कर दिया जाएगा, हाफ लीव सैलरी रिकवरी कर दिया जाएगा, ठीक है। हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट? ये है। और एक नोट में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप ईओएल लिया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया था मेडिकल सर्टिफिकेट में, एमसी मेडिकल सर्टिफिकेट में। सपोज आप लेने के बाद आप ज्वाइन किया और आप उसको सपोज कम्यूट करना चाहते हो, आप इसको एलएनडी में कन्वर्ट लीव नॉट ड्यू में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करोगे, कम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। आप ईओएल लिए थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मेडिकल सर्टिफिकेट में, आप उसको लीव नॉट ड्यू में कम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। लीव नॉट ड्यू क्या है? ये भी एक मेडिकल सर्टिफिकेट में आपका कोई भी लीव ड्यू नहीं है, आपका जो सर्विस बुक में कोई भी लीव क्रेडिट नहीं है। इस केस में आप मेडिकल केस में मेडिकल सर्टिफिकेट देकर आप एलएनडी ले सकते हो, मगर फ्यूचर में आपको जो एचपीएल मिलेगा उसी से ही वो डेबिट होगा। जो एलएनडी लीव नॉट ड्यू आप लिया है, कोई मैं बताया लीव नॉट ड्यू क्या है? आपका जो कोई भी लीव ड्यू नहीं है, ठीक है, आपका सर्विस बुक में लीव ही नहीं है। सपोज कुछ मेडिकल केस हो गया तो मेडिकल सर्टिफिकेट देकर एलएनडी ले सकते हो, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में जो आपको एचपीएल मिलेगा उसी से ही वो डेबिट होगा। तो दोनों ईओएल मेडिकल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आप मेडिकल सर्टिफिकेट देकर लोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यूएल आप मेडिकल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लिया है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उसको आप कम्यूट कर सकते हो लीव नॉट ड्यू में, ठीक है, कम्यूट कर सकते हो लीव नॉट ड्यू, रिक्वेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और ये हो सकता है क्योंकि दोनों बेसिकली मेडिकल सर्टिफिकेट में होता है। तो वही दे दिया कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट और अदरवाइज मे बी कम्यूटेड रेट्रोस्पेक्टिवली इनटू लीव नॉट ड्यू। तो आपका जो ईओएल है उसको आप लीव नॉट ड्यू में कम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें सपोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आप मेडिकल सर्टिफिकेट में लिया कि विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी है आप कम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। मगर लीव नॉट ड्यू क्या है?
आपका कोई भी लीव नहीं है, और आप जो एलएनडी आपको मिलेगा मेडिकल सर्टिफिकेट में, ये ओनली एमसी में मिलता है, मेडिकल सर्टिफिकेट में, क्योंकि इमरजेंसी केस में, सपोज मेडिकल केस में आप लेना चाहते हो और आपका सर्विस बुक में कोई भी लीव क्रेडिट नहीं है, तो उस केस में एलएनडी ले सकते हो, ठीक है। मगर ये कैसे एडजस्ट होगा ना, फ्यूचर में जो एचपीएल मिलेगा उससे ही एडजस्ट होगा, ठीक है। अभी क्लियर अंडरस्टूड? चलो ठीक है। रूल 11 को चलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ओनली एक्सेप्ट कैजुअल लीव, एक्सेप्ट कैजुअल लीव, आप एनी अदर लीव को आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे ईएल से आप एचपीएल कंबाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब कंबाइन हो सकता है, मगर एक्सेप्ट कैजुअल लीव किसके साथ कंबाइन नहीं होगा, ठीक है। कैजुअल लीव किसके साथ कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि कैजुअल लीव को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है एक लीव के आकार में, ठीक है। तो अदर लीव्स को आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है, याद रखना है। मगर कैजुअल लीव को आप कंबाइन, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे सीएल आप 5 डेज के लिए लिया है, आप बोलते हो फिर आप कंटिन्यू करोगे ईएल, इसके साथ कंबाइन करना चाहते हो 2 डेज, ये नहीं होगा। ये आप कंबाइन करना चाहते हो, ये कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि सीएल को एक राइट के आकार में, कैजुअल लीव को एक राइट के आकार में उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, मगर अदर लीव्स को आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, रूल 12, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट, देखिए फर्स्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 5 years। समझ रहे हो? कोई भी आपका लीव ऑफ एनी काइंड, जैसे कंटिन्यूअस पीरियड में आप लीव ले रहे हो ग्रेटर देन 5 years, मोर देन 5 years हो गया, आप नहीं कर सकते। मोर देन 5 years मीन्स हम मान लेंगे कि आप रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। आप फंडामेंटल रूल 18 में देखिए, ये भी क्लियरली मेंशन है, फंडामेंटल रूल 18 में, याद रखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है, यदि कंटिन्यूअस पीरियड जो आप लीव ले रहे हो, यदि वो 5 years से ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि आप जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया, ये मान लिया जाएगा। क्लियर? तो ये फंडामेंटल रूल को भी याद रखिए, ठीक है। और अदर इंफॉर्मेशन आई वांट टू गिव, अनलेस द प्रेसिडेंट, right, in view of the exceptional circumstances of the case, otherwise determines a government servant who remains absent from duty for a continuous period exceeding 5 years with or without leave। देखिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ऑर्डर को छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके अलावा यदि गवर्नमेंट सर्वेंट एब्सेंट रहता है ड्यूटी से, चाहे लीव में कि चाहे आप लीव लिया कि लीव नहीं लिया, मगर आप कंटिन्यूअसली आपका जो आप ड्यूटी नहीं किया वो हो गया एक्सीडिंग मोर देन 5 years हो गया, तो ये मान लिया जाएगा कि आप रिजाइन दे दिया। याद रखिए, चाहे आप लीव लिया कि लीव नहीं लिया, ओके, विथ लीव और विदाउट लीव, इफ यू आर एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी एंड इट एक्सीड्स 5 years, तो ये मान लिया जाएगा कि आप जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आपका 5 years से ज्यादा हो गया, ये मान लिया जाएगा कि आप जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया, तो आप एक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, आप एक रीजन्स भी दे सकते हो, ओके, यू मस्ट गिव द रीजन, तो आप भी रीजन दे सकते हो, इसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ठीक है, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वही है नेक्स्ट वन, प्रोवाइडेड दैट a reasonable opportunity to explain the reasons for such absence shall be given to that government servant, ओके। मगर यदि आप सपोज डिसेबिलिटी में आप मेडिकल सर्टिफिकेट देकर, यहां पर डिसेबिलिटी में आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया और आप एब्सेंट हो गए मोर देन 5 years, इस केस में ये रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि डिसेबिलिटी के वजह से आप मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, मेडिकल सर्टिफिकेट देकर आप लीव लिया और वो 5 years से ज्यादा हो गया, इस केस में ये रूल लागू नहीं होगा। जैसे हम मान ले रहे हैं कि आप रेजिग्नेशन दे दिया, ये रूल लागू नहीं होगा, ठीक है। रूल 13
देखिए रूल 13 में आप एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस और एम्प्लॉयमेंट व्हाइल ऑन लीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 13 रूल पोजीशन को याद रखिए। ए गवर्नमेंट सर्वेंट, सपोज कभी कभी क्या है, लीव पीरियड में आप अदर देन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन परमिटेड ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस और हु हैज बीन परमिटेड टू अंडरटेक कैजुअल लिटरेरी वर्क और सर्विस एज एन एग्जामिनर और सिमिलर एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए यदि आप लीव लिया इंक्लूडिंग लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट आप जानते हो, जस्ट रिटायरमेंट के पहले आप जस्ट प्रायर टू द सुपरएनुएशन आप 300 डेज ईएल प्लस एचपीएल दोनों आप 300 डेज ले सकते हो, ठीक है। ईएल प्लस एचपीएल ये दोनों मिलाकर मैक्सिमम 300 डेज आप छुट्टी ले सकते हो, ठीक है, बिफोर प्रायर टू द सुपरएनुएशन, ठीक है, क्लियर। वही है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। तो उसमें क्या दिया है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे लीव में हो कि इंक्लूडिंग लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, कोई भी सर्विस और एम्प्लॉयमेंट वही लीव पीरियड में जो आप लीव लिया है, कि आप सपोज लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में है जस्ट प्रायर टू द सुपरएनुएशन, जैसे आप 300 डेज ईएल एंड एचपीएल मिलाकर 300 डेज मैक्सिमम 300 डेज आप लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट ले सकते हो। उसी टाइम में विदाउट परमिशन आप कोई जॉब नहीं कर सकते, विदाउट परमिशन आप जॉब नहीं कर सकते, वही दे दिया। shall not take up any service or employment elsewhere including the setting up of a private professional practice as accountant, consultant, legal, medical practitioner, ये आप नहीं कर सकते, क्लियर। मगर लीव पीरियड में सपोज आप लीव में हो कि आप लीव प्रिपेरेटरी रिटायरमेंट में हो, कुछ ऐसा वर्क है जो आपको परमिशन दिया गया है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस है, कि आप कैजुअल लिटरेरी वर्क कर रहे हो, कि आप एक आज एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हो, तो ये सब इंक्लूड नहीं होगा, ये सब लागू नहीं होगा, ये अलाउ होता है। मगर अदर सपोज आप कोई भी आप उस पीरियड में आप जॉब किया, कि कोई प्रैक्टिस किया, कि कोई कंसल्टेंट काम किया, कोई लीगल प्रैक्टिशनर काम किया, तो ये विदाउट परमिशन नहीं कर सकते लीव पीरियड में और लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में। मगर ऐसा कुछ कंडीशंस है जो आप कर सकते हो, कैजुअल लिटरेरी वर्क कर सकते हो, आज एग्जामिनर आप कॉपी चेक कर सकते हो, ठीक है। मगर अदर केस में लीव टाइम में और लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट टाइम में विदाउट परमिशन आप कोई भी जॉब की कोई भी सपोज इट मीन्स वर्क में इन्वॉल्व नहीं हो सकते विदाउट परमिशन, ठीक है। और यहां पर दे दिया विदाउट ऑब्टेनिंग द, देखिए प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ, आपको ऑनरेबल प्रेसिडेंट का सैंक्शन चाहिए। यदि उस पीरियड में आप जैसे ये लीव और लीव ये पीरियड में सपोज ऑनरेबल प्रेसिडेंट आपको परमिशन देते हैं, तो आप अब्रोड में जाकर उसी ये पीरियड में काम कर सकते हो। यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट आपको परमिशन देते हैं, प्रायर परमिशन, आपको प्रायर परमिशन का जरूरत है। और अदर केस में इन इंडिया, सपोज इसी पीरियड में आप इंडिया में काम करना चाहते हो लीव टाइम में और लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट टाइम में इन इंडिया, तब आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी का परमिशन चाहिए। तो क्लियर, इन इंडिया प्रायर परमिशन किसका चाहिए? अपॉइंटिंग अथॉरिटी का परमिशन चाहिए। और अब्रोड में ये टाइम में आप अब्रोड में काम करना चाहते हो तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन चाहिए। विदाउट परमिशन, ओके, विदाउट प्रायर परमिशन आप ये जो लीव टाइम में, लीव पीरियड में और लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट टाइम में आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी क्वेश्चन आता है। तो अब्रोड ऑनरेबल प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन चाहिए और इंडिया में काम करोगे तो प्रायर परमिशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी का चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, जनरली याद रखिए, नो गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल ऑन लीव अदर देन लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट शैल ऑर्डिनरली बी परमिटेड टू टेक अप एनी अदर सर्विस और एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत, जो ऑर्डिनरीली कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को बेसिकली लीव पीरियड में आप कोई भी सर्विस और एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते,
ऑर्डिनरीली, ठीक है। एक्सेप्ट लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में आपको परमिशन मिलता है तो आप कर सकते हो, मगर अदर जो लीव जनरल लीव केस में आपको ऑर्डिनरीली आपको परमिशन नहीं दिया जाता है कि आप कोई सर्विस में इन्वॉल्व हो, कि आप कोई अदर जॉब में इन्वॉल्व हो, ये परमिशन नहीं मिलता है, ऑर्डिनरीली नहीं मिलता है, ठीक है। मगर लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में मिलता है, तो आगे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा, यदि आपको लीव पीरियड में, इसी पीरियड में ओके कोई सपोज सर्कुमस्टांसेस एक्सेप्शनल केस में यदि परमिशन मिलता है, ये लीव पीरियड में आप कोई जॉब में इन्वॉल्व हो सकते हो कि और कोई एम्प्लॉयमेंट आप अदर एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हो, तो इस केस में क्या है, दो कंडीशन है। क्या है कि आपको सपोज आपको गवर्नमेंट परमिशन दिया टेम्पोररीली, आपको वो जो डिपार्टमेंट को आपको सपोज एक पब्लिक बॉडी है, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे पब्लिक बॉडी है कि आपका पीएसयू है सपोज, इसमें आपको परमिशन मिला, ठीक है, कि लीव पीरियड में आप वहां पर काम कर सकते हो, तो उसमें क्या होगा, टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम आपका जॉब को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। टेम्पोररी पीरियड के लिए आपका जॉब को, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और क्या है, जो आप काम करो, आप रिजाइन करके वहां पर जाके काम करो। तो दो ऑप्शन है। यदि एक्सेप्शनल केस में परमिशन मिलता है कि लीव पीरियड में आप कोई भी जॉब में अदर डिपार्टमेंट में जाकर काम करोगे, तो उसमें रूल है कि टेम्पोररी पीरियड के लिए आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा वो डिपार्टमेंट को, और अदरवाइज आप जो प्रेजेंट जॉब है उसमें रेजिग्नेशन देकर जाकर वहां पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो वही दो पॉइंट्स आप देख लीजिए। ये है, द गवर्नमेंट सर्वेंट may have his services transferred temporarily from his parent office to the office in which he is permitted to take up service। तो आपका पेरेंट ऑफिस से टेम्पोररी पीरियड के लिए आपका जॉब को शिफ्ट कर दिया जाएगा, ओके। पेरेंट डिपार्टमेंट से न्यू डिपार्टमेंट को टेम्पोररी पीरियड के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा, यदि आपको परमिशन एक्सेप्शनल केस में परमिशन मिलता है। अदर केस में क्या है, he may be required to resign his appointment before taking up any other service or employment। ओके, एनी अदर सर्विस और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको रेजिग्नेशन देकर, ये तो कॉमन है, आप आपका प्रेजेंट जॉब में रेजिग्नेशन दे दो और वहां पे जाके, ठीक है, काम करो। तो ये आइदर और ऑप्शन है, ठीक है। अदरवाइज ऑर्डिनरी केस में लीव पीरियड में आपको परमिशन नहीं मिलता है, मगर लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट टाइम में आप परमिशन आपको मिलेगा, परमिशन मिलता है। यदि आप गवर्नमेंट को अप्रोच करते हो तो आपको गवर्नमेंट परमिशन दे सकता है, मगर ऑर्डिनरी केस में जो जनरल लीव केस है, इसमें गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है कि आप जाकर अदर डिपार्टमेंट में काम करो, ओके। यदि एक्सेप्शनल केस में मिलता है तो टेम्पोररी पीरियड के लिए आपका जॉब को शिफ्ट कर दिया जाएगा, अदरवाइज आप प्रेजेंट जॉब में रेजिग्नेशन दे दो और वहां पर जाके काम करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल में बताया था अभी कि लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में जस्ट प्रायर टू द सुपरएनुएशन, ये जो है मैक्सिमम 300 डेज, दोनों मिलाकर EL HPL, ये दोनों मिलाकर ये मैक्सिमम इतना आप लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट ले सकते हो। और इस पीरियड में आप अप्रोच करोगे, प्रायर परमिशन लेना चाहते हो कि आप अदर जगह में जाकर काम करोगे, तो उसमें गवर्नमेंट आपको परमिशन दे सकता है, मगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। याद रखिए, आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एलपीआर टाइम में यदि आपको गवर्नमेंट परमिशन देता है, जाकर आप काम कर सकते हो, मगर प्राइवेट सेक्टर में आप काम नहीं कर सकते। कहां पर, जैसे ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे पीएसयू है, जैसे और कोई बॉडी, लोकल बॉडी है, कंट्रोल और फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड और फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें जाकर आप काम कर सकते हो यदि गवर्नमेंट आपको परमिशन देता है, ओके, क्लियर। मगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर आपको परमिशन नहीं मिलेगा, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जाकर आप इन्वॉल्व होकर काम करोगे। आपको यदि गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, आपको गवर्नमेंट परमिशन दिया, चाहे ऑटोनोमस बॉडी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, और कोई बॉडी, लोकल बॉडी फाइनेंस्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, वहां पर आपको यदि गवर्नमेंट परमिशन देता है, वहां पर जाके आप काम कर सकते हो, ठीक है। और मजा बात है, वहां पर जाके आप काम करोगे। एज यूजुअल आपको यहां पर क्वेश्चन मिलता है कि सपोज गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, कोई पीएसयू में आप जाकर काम कर सकते हो,
कि ऑटोनोमस बॉडी में काम कर सकते हो, कोई लोकल बॉडी में काम कर सकते हो, मगर उसमें हमको लीव सैलरी मिलेगा कि नहीं? लीव सैलरी मिलेगा। वहां पर आप काम करोगे, ऑल्सो आप एज यूजुअल आपको लीव सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वो है, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ठीक है, तो क्लियर। तो इस केस में आपको ध्यान देना है कि यहां पर लीव सैलरी मिलेगा कि नहीं, एज यूजुअल लीव सैलरी भी मिलेगा। ठीक है, मगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर सकते। राइट, क्लियर। तो एलपीआर में परमिशन मिलता है, लीव प्रिपेरेटरी रिटर्न में परमिशन मिलता है, मगर परमिशन कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए नहीं मिलेगा। और एक मजा बात है, यहां पर बताता हूं कि जस्ट प्रायर टू द सुपर अन्वेषण, क्या सुपर अन्वेषण डेट में इंक्लूड होगा? सुपर अन्वेषण का जो डेट है वो भी इंक्लूड होगा, इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि जस्ट बिफोर सुपर अन्वेषण आप एलपीआर ले सकते हो, जो 300 डेज बोथ ईएल एंड एचपीएल, मैक्सिमम 300 डेज आप ले सकते हो, इंक्लूडिंग डेट ऑफ सुपर अन्वेषण। ठीक है, और एज यूजुअल वो वहां पर वर्क करोगे, प्लस आपको एज यूजुअल लीव सैलरी मिलेगा। ठीक है, लीव सैलरी मिलेगा, मगर आपको जो काम करोगे वो प्रायर परमिशन चाहिए गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट परमिशन देता है आप जाकर काम करोगे, मगर कोई प्राइवेट सेक्टर में नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। राइट, in case a government servant who has proceeded on leave preparatory to retirement is required। ये देखिए, सपोज आप इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। जैसे आप लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में पीरियड में आपको अभी सपोज गवर्नमेंट परमिशन दिया कि आप जाकर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इन और आउटसाइड, तो सपोज इन इंडिया और इन अब्रोड, सपोज आप गवर्नमेंट का परमिशन लेके आप काम कर सकते हो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में, मगर फिर आप आके ज्वाइन कर लिया। सपोज आपको अच्छा नहीं लगा, इसमें आपको परमिशन गवर्नमेंट दे दिया कि आप जाकर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन इंडिया हो कि अब्रोड हो आप काम कर सकते हो, वही क्लियर दे दिया। देखिए, बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग सच लीव इन एनी पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन और आउटसाइड इंडिया, ओनली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। तो सपोज एलपीआर जो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट टाइम में यदि आपको गवर्नमेंट परमिशन दिया कि जाकर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम करोगे इन इंडिया और इन अब्रोड, सपोज आपको परमिशन मिला, मगर फिर आपको अच्छा नहीं लगा, आप आकर फिर ज्वाइन कर लिया। ओके, सपोज आप 300 डेज, इसको और थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। जैसे आप 300 डेज, तो मैक्सिमम ईएल और एचपीएल मिलता है, तो आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन इंडिया कि अब्रोड कोई डिपार्टमेंट में आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया कि आप काम कर सकते हो। ठीक है, मगर आप क्या किया, 180 डेज काम करने के बाद आप आकर फिर ज्वाइन कर लिया। पूरा आपका 300 डेज वो कंप्लीट नहीं हुआ, ओनली 180 डेज आप काम किया, फिर आकर आप रीज्वाइन कर लिया। ओके, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में। तो जब रीज्वाइन करोगे, जो बाकी जो 120 डेज जो है लीव है वो कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे कि मैं आकर मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट में रीज्वाइन करके छुट्टी ले जाऊंगा, ये नहीं मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एलपीआर टाइम में, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट टाइम में, आपको यदि गवर्नमेंट परमिशन देता है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन इंडिया और इन अब्रोड आप जाकर काम करोगे। ठीक है, और आज यूजुअल आपका पेरेंट डिपार्टमेंट से लीव सैलरी भी मिलेगा, मगर आप 180 डेज, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में आप 300 डेज बोथ ईएल एंड एचपीएल, तो मैक्सिमम तो उतना ही ले सकते हो। 180 डेज आप सपोज स्पेंड किया, ठीक है, मगर उसके बाद आकर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया। आप ज्वाइन करने से बाकी आपका लीव कितना था, 120 डेज, ये 120 डेज कैंसिल हो जाएगा। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं रीज्वाइन के बाद फिर 120 डेज में एलपीआर ले जाऊंगा, ये नहीं होगा। ये क्या होगा ना, कैंसिल हो जाएगा 120 डेज, आप जब आकर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में रीज्वाइन कर लोगे। और बाकी एनकैशमेंट होगा कि नहीं, जैसे एज यूजुअल आपका जो रिटायरमेंट टाइम में आपका ये एनकैश होगा। यहां पर अभी क्या है, आप जब रीज्वाइन कर लोगे तब आपको ये 120 डेज लीव नहीं मिलेगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, मगर ये एनकैशमेंट हो जाएगा। जैसे आपका सुपर अन्वेषण टाइम में
मैक्सिमम 300 डेज HPL एंड EL मिलाकर 300 डेज का एनकैशमेंट मिलता है, वैसे एनकैशमेंट आपको मिलेगा। द लीव्स ऑफ कैंसल्ड ओके शैल बी अलाउड टू बी एनकैश्ड इन द मैनर प्रोवाइड। तो एज यूजुअल आपको एनकैशमेंट मिलेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब आप रीजॉइन कर लिए तब आप जो जितना LPR बाकी था वो छुट्टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए चैप्टर 1, एक्चुअली 7 चैप्टर से आपका सॉरी 7 चैप्टर से याद रखिए लीव रूल्स में चैप्टर 1 रूल 1 to 7 जो कुछ प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 रूल 7 to 13 कुछ जनरल कंडीशंस है, ठीक है। और चैप्टर 3 जो है 14 to 25 जो लीव ग्रांट होता है और आप रिटर्न आकर ज्वाइन करते हो वो सब रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए रूल 14 एप्लीकेशन फॉर लीव। फॉर्म 1 में आप एक एप्लीकेशन लीव एप्लीकेशन, आप लीव अथॉरिटी का परमिशन लेके आपका लीव ग्रांट होता है, ठीक है। अच्छा, यदि आप अनएबल टू सबमिट द एप्लीकेशन, सपोज आपको इमरजेंसी सिचुएशन में आप खुद जो कंसर्न एम्प्लॉय है वो लीव एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कौन करेगा? सपोज एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कि एट द टाइम ऑफ मेडिकल केस द कंसर्न एम्प्लॉय इज अनएबल टू सबमिट द लीव एप्लीकेशन, सो ऑन बिहाफ ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय हु विल सबमिट द लीव एप्लीकेशन? वही है ये में देखिए, यदि मैरिड एम्प्लॉय है उसका स्पाउस, यदि अनमैरिड है उसका पेरेंट्स, यदि मैरिड एम्प्लॉय वो उसका स्पाउस नहीं है तो उसका चाइल्ड इंक्लूडिंग अडॉप्टेड चाइल्ड, देन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मगर उसका मेजोरिटी मोर देन 18 होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट वन, एनी पर्सन हु हैज बीन असाइन्ड लिमिटेड गार्डियनशिप ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14 of the rights of the persons with the disabilities act 2016, okay, 49 rule of 2016, okay, जो rights of the persons with the disabilities act 2016 उसका rule 49 देखिए, and the same shall be deemed to have been made and submitted by the government servant himself। तो आप देखिए ये 4 चीज है, यदि मैरिड है वो लीव एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पा रहा है तो उसका स्पाउस करेगा, अनमैरिड केस में उसका पेरेंट्स करेगा, और यदि जो मैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका स्पाउस नहीं है तो चाइल्ड इंक्लूडिंग अडॉप्टेड चाइल्ड, मगर उनका एज मोर देन 18 होना चाहिए। यदि चाइल्ड नहीं है, ब्रदर्स और सिस्टर्स ऑल्सो सेम थिंग, मेजोरिटी मीन्स मोर देन 18 ईयर्स। और आप खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करता है, कोई पर्सन को असाइन कर सकता है डिसेबिलिटी के हिसाब से, वो डिसेबल है और वो एक लिमिटेड गार्डियनशिप थ्रू में वो क्या कर सकता है, एक पर्सन को असाइन कर सकता है, जो सेक्शन 14 में क्लियरली मेंशन है, राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में, ठीक है। वो जो पर्सन को लिमिटेड गार्डियनशिप आप दिया है वो आपका तरफ से जाकर वो लीव एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। रूल 15 लीव अकाउंट। आप देखिए लीव अकाउंट फॉर्म 2 जो है वहां पर लीव अकाउंट आपका आप लीव लेंगे ना, लीव डेबिट होगा, ठीक है, डेबिट होकर आपका बैलेंस रहेगा, क्रेडिट होकर रहेगा, तो फॉर्म 2 है। लीव एप्लीकेशन आप देकर लीव एप्लीकेशन दे रहे हो वो फॉर्म 1 है, और यहां पर जो लीव अकाउंट में जो वो जैसे आप सपोज आप अभी 10 EL लिया तो वो डेबिट होगा, आपका एक अकाउंट है उसमें डेबिट होगा और बैलेंस मेंशन किया जाएगा, तो फॉर्म 2 है। तो गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसका ऑडिट ऑफिसर मेंटेन करता है लीव अकाउंट को, और बाकी जो नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका हेड ऑफ द ऑफिस और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम। तो क्लियर, तो गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का जो लीव अकाउंट है, हु मेंटेन द लीव अकाउंट ऑफ गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट? ऑडिट ऑफिसर। और जो नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका हेड ऑफ ऑफिस, और हेड ऑफ ऑफिस और किसको असाइन करता है तो वो मेंटेन करेगा। और एक दे दिया नोट में, इन केस ऑफ गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट which pay and allowances are drawn and disbursed by the head of office, जो गवर्नमेंट गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का जो हेड ऑफ द ऑफिस पे एंड अलाउंसेस एक्चुअली ड्रॉन एंड डिस्पर्स करता है वही लीव अकाउंट को मेंटेन करेगा। सपोज इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और जनरली गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का जो लीव अकाउंट है ऑडिट ऑफिसर मेंटेन करेगा,
और बाकी नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का हेड ऑफ द ऑफिस मेंटेन करेगा। और बाकी यदि गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पे एंड अलाउंसेस जहां से डिस्पर्स होता है वही उसका मेंटेन करेगा। सपोज क्वेश्चन इससे थोड़ा घुमा कर देता है, ठीक है। चलो ये इतना था आज। मैं बोला था कि 10 MCQs हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहां पर 2 स्टेटमेंट्स है, हम करेक्ट इनकरेक्ट ये सब चेक करेंगे। स्टेटमेंट 1 है गवर्नमेंट सर्वेंट कैन क्लेम कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर एज ए मैटर ऑफ राइट। देखिए ये गलत है, ये राइट नहीं है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मगर इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द लीव अथॉरिटी। आप बोलोगे कि मैं ये लिया था और उसको HPL में कम्यूट किया जाए, मगर ये राइट नहीं है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस and is reinstated on appeal or revision shall be entitled to count for leave his service prior to dismissal or removal as the case may be। ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जो आपको रिमूव कर दिया गया कि डिसमिस कर दिया गया, फिर कुछ दिन के बाद आपको रीइंस्टेट कर दिया गया, क्योंकि जो केस में आपको गिल्टी माना गया था और रिमूव कर दिया गया था उससे आप एक्विट हो गए। तो वो जो पीरियड है जो पीरियड बिटवीन डिसमिसल रिमूवल एंड अगेन रीइंस्टेटमेंट, वो पीरियड को यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो आपको ऑर्डर में मेंशन करता है कि ये पीरियड को लीव में काउंट कर दिया जाए, जो लीव ड्यू है आपका, जो सॉरी जो सर्विस बुक में जो लीव ड्यू है, जो लीव क्रेडिट है, उससे आपको ये गैप को एडजस्ट कर दिया जाए, तो ये हो सकता है, मगर इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए उसमें only one is correct one, both 1 and 2 are correct one, only one is incorrect one, यही ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, only one is incorrect one, both 1 and 2 are incorrect। देखिए अदर ऑप्शंस, only one is incorrect one, ठीक है। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट और अदरवाइज मे बी कम्यूटेड रेट्रोस्पेक्टिवली इनटू। मैं बताया था जो EOL एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है उसको आप कम्यूट कर सकते हो लीव नॉट ड्यू में, क्योंकि लीव नॉट ड्यू क्या है, आपका कोई भी लीव नहीं है, आपका सर्विस बुक में कोई भी लीव ड्यू नहीं है, लीव क्रेडिट नहीं है, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट देकर LND ले सकते हो। ओनली मेडिकल केस में आप LND ले सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट देकर, मगर इसमें जो आप ले रहे हो लीव, तो आगे में जो HPL सब्सिक्वेंट टाइम में जो HPL क्रेडिट होगा उसी से ही ये इसको एडजस्ट किया जाएगा LND को। और पूरा एंटायर सर्विस में आप LND 365 डेज ले सकते हो एंटायर सर्विस कैरियर में। कोई भी लीव आपका खाते में नहीं है और मेडिकल केस आ गया, मेडिकल सर्टिफिकेट देकर आप LND ले सकते हो, मगर वो जो लीव है वो कैसे एडजस्ट होगा, नो फ्यूचर जो सब्सिक्वेंट टाइम में जो HPL आपको मिलेगा उसी से ही वो एडजस्ट होगा। और मैक्सिमम एंटायर कैरियर में 365 डेज आप LND ले सकते हो। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को LND में कम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज अ करेक्ट वन। करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 years, ये ठीक है। कोई भी सपोज आप एब्सेंट रहते हो, आप ड्यूटी नहीं करते हो, कंटिन्यूअस पीरियड आपका रहा, सपोज लीव लिया है कि लीव नहीं लिया, मगर आप एब्सेंट हो गए विथ लीव और विदाउट लीव, यदि वो ग्रेटर देन 5 years हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि आप जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। Where leave is applied on medical certificate in connection with a disability also should not exceed 5 years। नहीं, गलत है। इसमें क्या है, यदि आप डिसेबिलिटी केस में आप मेडिकल सर्टिफिकेट देकर छुट्टी ले लिया और वो 5 years से ज्यादा हो गया, तो उसमें ये रूल लागू नहीं होगा कि आपको मान लिया जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आप डिसेबिलिटी थे, मेडिकल सर्टिफिकेट देकर छुट्टी लिया और वो मोर देन 5 years हो गया, ठीक है। also should not exceed, no, ये गलत है, ठीक है। no government servant while on leave other than leave preparatory to retirement should ordinarily be permitted to take up any other service or employment, ये भी ठीक है। आप ओनली इसमें लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में आप परमिशन लेकर कोई भी जॉब कर सकते हो, मगर प्राइवेट सेक्टर में नहीं, मैं डिस्कस कर चुका हूं। मगर बाकी अदर जो लीव है
नॉर्मल लीव में आपको गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है कि ये लीव पीरियड में जाकर आप उधर कोई चाहे डिपार्टमेंट में आप काम करोगे, ये गवर्नमेंट आपको ऑर्डिनरली परमिशन नहीं देता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट पूछा है, करेक्ट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ए गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल ऑन लीव including leave preparatory to retirement shall not take up any service or employment in India without obtaining the previous sanction of dash। तो आपको परमिशन लेना है, कुछ एक्सेप्शनल केस में परमिशन लेना है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल ऑन लीव इंक्लूडिंग लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, विदाउट परमिशन आप अदर जगह में काम नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी लीव तो ऐसे नहीं मिलता है, मगर एलपीआर लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में यदि गवर्नमेंट परमिशन देता है आप काम कर सकते हो अदर डिपार्टमेंट में, मगर बेसिकली लीव केस में ऑर्डिनरीली गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है। और यदि गवर्नमेंट परमिशन देता है, वो यहां पर पूछा है इन इंडिया, ओके, शैल नॉट टेक अप एनी सर्विस और एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस सैंक्शन। तो इंडिया में आप अदर डिपार्टमेंट में जाकर काम करना चाहते हो लीव पीरियड में, ओके, आपको कौन परमिशन देगा? इन इंडिया अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आउटसाइड ऑनरेबल प्रेसिडेंट, याद रखना है। यदि आपको परमिशन मिलता है, और विदाउट परमिशन तो आप काम नहीं कर सकते। यदि परमिशन मिलता है, आप वही इन इंडिया आप जाकर अदर डिपार्टमेंट में काम करोगे, तो वहां पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी परमिशन चाहिए, प्रायर परमिशन। और आप अब्रॉड में काम करना चाहते हो, चाहे लीव पीरियड हो कि लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट हो, उस केस में ऑनरेबल प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन चाहिए। तो यहां पर इन इंडिया क्वेश्चन पूछा है, देखिए, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का परमिशन चाहिए, ऑप्शन बी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नो गवर्नमेंट सर्वेंट while on leave other than leave preparatory to retirement shall ordinarily be permitted to take up any other service or employment if grant of such permission is considered desirable in any exceptional case। अच्छा, आप जानते हो ऑर्डिनरीली बेसिकली जो लीव पीरियड में अदर देन, इसको छोड़ दो, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में मिलता है परमिशन, मगर लीव जो है नॉर्मल लीव के टाइम में आपको ऑर्डिनरीली गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है अदर डिपार्टमेंट में जाकर आप काम करो लीव पीरियड में। ठीक है, यदि एक्सेप्शनल केस में आपको परमिशन गवर्नमेंट देता है, ठीक है, तो दो कंडीशन था, मैं बताया था। एक है कि आप टेम्पररीली आपको स्विच ओवर कर दिया जाएगा, आपका जॉब आपका पेरेंट डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट को टेम्पररी पीरियड के लिए जॉब को शिफ्ट कर दिया जाएगा। और एक है आप जो पेरेंट डिपार्टमेंट का जो जॉब है उसको रेजिग्नेशन देकर वहां पर जाके काम करो। ठीक है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट में यहां भी सर्विसेज ट्रांसफर टेम्पररीली फ्रॉम हिज पेरेंट ऑफिस टू द ऑफिस इन विच इज परमिटेड टू टेक अप सर्विस और एम्प्लॉयमेंट है, ओके, टेम्पररीली ट्रांसफर होगा। ठीक है, और द एम्प्लॉय मे बी रिक्वायर्ड टू रिजाइन हिज अपॉइंटमेंट बिफोर टेकिंग अप एनी अदर सर्विस और एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो इसमें और आइदर फर्स्ट वन और सेकेंड वन, तो ऑप्शन सी। यदि आपको नॉर्मल लीव पीरियड में गवर्नमेंट परमिशन देता है कि आप जाकर अदर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, तो उस केस में आइदर और टेम्पररी पीरियड के लिए आपका पेरेंट डिपार्टमेंट से आपका जॉब को शिफ्ट कर दिया जाएगा न्यू डिपार्टमेंट को टेम्पररी पीरियड के लिए, और अदरवाइज क्या है, आपको आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का जॉब में रेजिग्नेशन देना है और वहां पर जाके काम करना है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल ऑन लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट शैल बी परमिटेड टू टेक अप प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। नो, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में आपको परमिशन गवर्नमेंट देता है, मगर प्राइवेट सेक्टर में नहीं, आइदर ऑटोनोमस बॉडी की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की एनी लोकल बॉडी कंट्रोल्ड और फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, इसी जगह में गवर्नमेंट आपको परमिशन देगा, मगर प्राइवेट सेक्टर में नहीं। तो यहां पर टेक अप प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी परमिटेड टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट at the time of leave preparatory to retirement with a public sector undertaking or a body financed or controlled by the government, ये ठीक है। एलपीआर टाइम में प्रायर परमिशन यदि गवर्नमेंट देता है, आप जाकर पीएसयू में कि कोई यानी बॉडी कंट्रोल्ड और फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ओके, आपको परमिशन मिलेगा। एट द टाइम ऑफ लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज परमिटेड टू इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट is permitted to take up employment, then he is not entitled for leave salary for the corresponding period. No, ये गलत है।
आपको यदि प्रायर परमिशन गवर्नमेंट देता है एलपीआर टाइम में कि आप जाकर आप काम कर सकते हो, उस टाइम में आपको लीव सैलरी एज यूजुअल मिलेगा, लीव सैलरी मिलेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट परमिशन लेके आप जाकर अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, और यहां पर एज यूजुअल आपको लीव सैलरी मिलेगा। तो यहां पर जो इनकरेक्ट पूछा है, तो 1 and 3 जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, where an unmarried government servant is unable to submit a leave application or medical certificate on account of disability, such application or medical certificate may be signed and submitted by, मैं बताया था unmarried government servant यदि वो खुद सबमिट नहीं कर पाता है लीव एप्लीकेशन, तो ऑन बिहाफ ऑफ हिम हु विल सबमिट द लीव एप्लीकेशन, मैं बताया था पेरेंट्स, अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पेरेंट्स। ठीक है, यदि वो खुद सबमिट नहीं कर पा रहा है तो उसका पेरेंट्स आइदर फादर और मदर वो जाकर सबमिट कर सकते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में मैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट, वेयर ए मैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट इज अनेबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन अकाउंट ऑफ ए डिसेबिलिटी, सच एप्लीकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट में बी साइंड एंड सबमिटेड बाय। अच्छा, मैरिड के लिए क्या है? स्पाउस, द स्पाउस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, याद रखिए ऑप्शन ए। यदि स्पाउस नहीं है तब हम चाइल्ड को जाएंगे। चाइल्ड मींस मेजॉरिटी, मोर देन 18 ईयर्स। चाइल्ड मींस इंक्लूडिंग अडॉप्टेड चाइल्ड, मोर देन 18 ईयर्स। वो नहीं है तब हम उसका ब्रदर सिस्टर, और ब्रदर सिस्टर भी मेजॉरिटी होना चाहिए। आप समझ रहे कि नहीं? तो यहां पर कॉमन ये जो क्वेश्चन आता है आप याद रखिए, मैरिड के लिए उसका स्पाउस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए लीव अकाउंट shall be maintained in form 2 for each government servant by the dash in case of gazetted government servant का जो लीव अकाउंट है वो ऑडिट ऑफिसर। बाकी जो नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका जो लीव अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफ द ऑफिस। और हेड ऑफ द ऑफिस और किसको असाइन करेगा? ठीक है, मगर बेसिकली गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का ऑडिट ऑफिसर मेंटेन करता है। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच चैप्टर under CCS Leave Rules 1972 kinds of leave due and admissible have been defined। तो ये 4th चैप्टर में है। देखिए चैप्टर 1 जो है ये डेफिनेशंस कुछ आता है, प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस आता है। चैप्टर 2 ये 1 to रूल 1 to 7 आता है, और ये जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में 8 to 13 आता है, ये जनरल कंडीशंस। ठीक है। चैप्टर 3 अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 3 14 to 25 आता है रूल, और ये बेसिकली क्या है? लीव ग्रांट हुआ फिर आप रिटर्न आ गए उसी रिलेटेड में। और चैप्टर 4 में ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये जो चैप्टर 4 है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव। ओके, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव मीन्स आपका ईएल आएगा, एचपीएल आएगा, और कम्यूटेड लीव आएगा, आपका लीव नॉट ड्यू आएगा, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आएगा, ये सब आ जाएगा। स्पेशल लीव वो होता है जो मैटरनिटी, पैटर्निटी, चाइल्ड केयर, ये सब स्पेशल लीव है। ठीक है। तो चैप्टर 4 में डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव मीन्स भाई ईएल, एचपीएल, कम्यूटेड, नेक्स्ट आपका आ जाएगा लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये सब आ जाता है। तो यहां पर चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 4। चैप्टर 5 में स्पेशल लीव, चैप्टर 5 जो है ना स्पेशल लीव, स्पेशल लीव क्या है? मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, पैटर्निटी लीव, ये सब आ जाता है चैप्टर 5 में। ठीक है। तो आज इतना ही क्वेश्चन था, तो फिर मेरा नेक्स्ट सुपर जो 3rd पार्ट आप वेट कीजिए, तो उसमें मैं पूरा लीव रूल्स के ऊपर पूरा डिस्कस करूंगा। तो आज इतना ही है। So please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Thank you and namaskar to all of you.